सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन में बात होगी तमाम बड़ी और अहम खबरों की। 74वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वहीं कोविड-19 के संक्रमण के चलते जारी हिदायतों के मद्देनजर अब की बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नजारा कुछ बदला होगा। किस तरह से रहेगा पूरा कार्यक्रम, देंगे आपको जानकारी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू आज देश की सबसे बड़ी फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च करेंगे, जो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही सुधारों की मुहिम के तहत प्रधानमंत्री ने आयकर व्यवस्था में सुधार के कुछ ऐलान किए हैं। ये ऐलान प्रत्यक्ष कर सुधारों की श्रृंखला में जोड़ा गया एक बड़ा कदम है। क्या है इसकी बड़ी बातें, होगी इसकी भी बात। इसके अलावा कोरोना से जुड़ा हर बड़ा अपडेट, देश और दुनिया की तमाम और बड़ी खबरें, साथ ही मौसम का हाल भी। तो आइए विस्तार से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर शाम 7 बजे से हिंदी में प्रसारित किया जाएगा और इसके बाद अंग्रेजी संस्करण जारी होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में संबोधन प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषा संस्करण प्रसारित करेगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन का सीधा प्रसारण आप शाम 7 बजे से राज्यसभा टीवी पर भी देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाल किले के आसपास भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। कोरोना महामारी के मद्देनजर समारोह में आने वाले अतिथियों से गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने राजधानी में यातायात को लेकर परामर्श जारी किया है। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 15 अगस्त को ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से लाल किले में 4000 से अधिक सुरक्षाकर्मी सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए तैनात रहेंगे। लाल किले के आसपास एनएसजी स्नाइपर, स्वात कमांडो और पतंग उड़ाने वालों पर नजर रखने सहित बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा कारणों से शनिवार तक राजधानी दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बलून उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सभी आमंत्रित लोगों से लाल किले में समारोह क्षेत्र के दौरान गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। साथ ही लोगों को मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी का पालन करने की सलाह दी गई है। एक तो रेड फोर्ट के आसपास का एरिया, वहाँ पर कोई भी गाड़ी जिसके पास पार्किंग लेवल नहीं है या एक्सेस लेवल नहीं है नहीं जा सकती है। उसमें मेन 8 रोड हैं जहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जा पाएगी। उनके टाइमिंग्स है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक। जो सी हेक्सागन है इंडिया गेट का, क्योंकि वहाँ से कई रोड्स हम ब्लॉक कर देंगे, ट्रैफिक अलाउड नहीं होगी। डीटीसी बसेस भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पर अलाउ नहीं होगी। उसमें जो सी हेक्सागन के आसपास के रोड्स हैं, जो कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, डब्लू पॉइंट, ए पॉइंट, तिलक मार्ग इम्पोर्टेंट सेक्टर है। यहाँ पर व्हीकल मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में वाहनों के सुरक्षित और सुगमता पूर्वक आवागमन के लिए परामर्श जारी किया है। 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास की सड़कें सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगी। केवल एंट्री पास लगे हुए वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी। 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक ये रास्ते बंद रहेंगे। चांदनी चौक से लाल किला, नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग से दिल्ली गेट, एसपी मुखर्जी मार्ग से यमुना बाजार, रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज से रिंग रोड, जीपीओ दिल्ली से छत्ता रेल। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, रिंग रोड, आईएसबीटी ब्रिज वाले रास्ते से लोगों को बचने के लिए कहा गया है। वहीं 14 अगस्त की रात 11 बजे से 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक दिल्ली के किसी भी बॉर्डर से भारी कमर्शियल वाहन की आवाजाही पर रोक रहेगी। राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
साथ ही लोगों से कोरोना वायरस के मद्देनजर उचित सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजधानी दिल्ली में 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली में कल फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। बारिश के बीच जवानों का जोश देखने को मिला। जवानों ने मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रिहर्सल की। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू आज फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत करेंगे। 15 अगस्त को भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस से महात्मा गांधी की 151वीं जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाली ये देश की सबसे बड़ी दौड़ है। इसका लक्ष्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करना है। वहीं वर्तमान महामारी की स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्रतिभागियों को अपनी गति से कहीं और कभी भी चलाने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय किया है। प्रतिभागी इस दौरान कई दिनों तक अपने हिसाब से दौड़ सकते हैं। इस दौरान कुल चले गए किलोमीटरों को ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस वॉच या मैनुअल रूप से ट्रैक किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति और संगठन फिट इंडिया वेबसाइट पर इस आयोजन के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को आत्मनिर्भर सप्ताह के तहत रक्षा सार्वजनिक उपक्रम और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नए उत्पादों को लॉन्च किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही कहा कि हम अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी सरकारों, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और विदेशी रक्षा उत्पादों पर निर्भर नहीं हो सकते। ये मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों और भावनाओं के अनुकूल नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए, बल्कि जरूरत के समय अन्य लोगों की मदद करने में भी सक्षम होना चाहिए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अगर डीपीएसयू और ओएफबी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी है तो पुरानी प्रथाओं को दूर करना होगा। हमें न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति ही सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए, बल्कि जरूरत के समय में अन्य लोगों की भी मदद करने में भी हम सक्षम बनने चाहिए। यह हमारी तरफ से प्रयत्न होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बन रहे रक्षा गलियारे में लगने वाली इकाइयां अब सीधे भारतीय नौसेना को अपने उत्पाद बेच सकेंगी। गलियारे में स्थापित होने वाले छोटे मझोले उद्यमों के साथ ही स्टार्टअप को भी इससे फायदा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रक्षा गलियारे की निर्माण इकाई यूपी इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवेज अथॉरिटीज और नौसेना की संस्था नेवल इनोवेशन एंड इंडोनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच इस आशय के करार पर हस्ताक्षर किए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सहित अन्य प्रमुख सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से स्वदेशीकरण में सुगमता के साथ ही रक्षा उत्पादन तंत्र में और भी उद्योग जुड़ेंगे। चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने गुरुवार को पश्चिमी वायु कमान के एक फ्रंटलाइन एयर बेस का दौरा किया। एयर ऑफिसर कमांडिंग ने एयर चीफ मार्शल को लॉगर इकाइयों की तत्परता और परिचालन की स्थिति के बारे में जानकारी दी। यात्रा के दौरान एयर चीफ मार्शल ने परिचालन तैयारियों की समीक्षा की और मोर्चे पर काम करने वाले जवानों के साथ बातचीत की। एयर चीफ मार्शल ने MiG-21 बाइसन में भी उड़ान भरी। देश के ईमानदार करदाताओं को केंद्र सरकार ने नई सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पारदर्शी कराधान मंच की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इसे देश में चल रहे ढांचागत सुधारों के सिलसिले में नया पड़ाव बताया। इस मंच के जरिए देश में टैक्स प्रणाली सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस बनेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आगे बढ़कर कर भुगतान करने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ईमानदार करदाताओं के लिए गुरुवार को ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स शामिल हैं। इनमें फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर्स चार्टर गुरुवार से ही लागू हो गए, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर लागू हो जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नई पहल से कर प्रणाली में सुधार आएगा और सरल बनाने के प्रयासों को और बल मिलेगा। Honoring the honest
ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश टैक्स प्रणाली को सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस बनाने की है। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर रूल्स तक सब कुछ सिंपल हो। फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है, इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न होते थे उसमें से 0.94% की स्क्रूटनी होती थी, लेकिन आज उससे काफी कम स्क्रूटनी हो रही है क्योंकि सरकार टैक्स पेयर्स पर भरोसा कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टैक्स पेयर्स चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि भारत के इतिहास में पहली बार करदाताओं के अधिकारों और कर्तव्यों को कोडिफाई किया गया है। कोविड काल में करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए भी अनेक तरह के प्रयास किए गए, जिनके तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए वैधानिक समय सीमा बढ़ा दी गई है और करदाताओं के हाथों में नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए तेजी से रिफंड जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनसेट प्लेटफॉर्म की शुरुआत का स्वागत किया। कई अन्य मंत्रियों और कारोबार जगत ने इस पहल को सराहनीय बताया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि सरकार द्वारा सरल और पारदर्शी कर प्रशासन के लिए प्रारंभ किया गया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी आधारित इस प्लेटफॉर्म से करदाताओं को कर जमा करने में सुविधा होगी। उपराष्ट्रपति ने टैक्स प्रणाली को सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस बनाने को समय की जरूरत बताया और उम्मीद जताई कि इन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन से कर कानूनों का अधिक से अधिक अनुपालन होगा। उपराष्ट्रपति ने इसे चिंता का विषय बताया कि 130 करोड़ की जनसंख्या में से मात्र 1.5 करोड़ लोग ही करदाता हैं। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में इन करदाताओं के योगदान का अभिनंदन किया और स्वाधीनता दिवस के अवसर पर देशवासियों से देश की प्रगति में कर से योगदान का संकल्प लेने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पारदर्शी कराधान के लिए ईमानदार का सम्मान पोर्टल शुरू करने का उद्योग जगत ने स्वागत किया है। फिक्की के महासचिव दिलीप चिनॉय ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा है कि ये मुख्य रूप से ईमानदार करदाताओं को लाभान्वित करेगा। फिक्की ने कराधान के दायरे में आने वाले लोगों से अपील की है कि वो समय पर कर का भुगतान करके देश के विकास में योगदान करें। ये ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए जो सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस पूरा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऐलान किया गया है, ये ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। फिक्की इस चार्टर का और ये ट्रांसपेरेंसी का बहुत स्वागत करती है। सुबह 9 बजे में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और अब बात कोरोना से जुड़े अपडेट की। टेस्ट,
ट्रैक और ट्रीट यानी परीक्षण, निगरानी और उपचार की रणनीति का पालन करते हुए भारत प्रतिदिन 10 लाख परीक्षण कराने की क्षमता तक पहुंचने के लिए तैयार है। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के मजबूत संकल्प से देश में तेजी से प्रतिदिन परीक्षणों की संख्या में वृद्धि हुई है। एक दिन में रिकॉर्ड 8 लाख से अधिक परीक्षणों के साथ अब तक 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा नमूनों के परीक्षण किए जा चुके हैं। प्रति 10 लाख की आबादी पर परीक्षण की संख्या में भी तेजी देखी गई है, जो 19,453 तक पहुंच गई है। जुलाई 2020 के पहले सप्ताह में सप्ताहवार औसत दैनिक परीक्षण लगभग 2.3 लाख से बढ़कर अगस्त के मौजूदा सप्ताह में 6.3 लाख से अधिक हो गया है। इस उपलब्धि का कारण देश भर में परीक्षण प्रयोगशालाओं का निरंतर विस्तार है। जनवरी 2020 में सिर्फ एक प्रयोगशाला से आज देश में सरकारी क्षेत्र की 947 और निजी क्षेत्र की 486 प्रयोगशालाओं समेत कुल 1,433 प्रयोगशालाएं कोरोना नमूनों की जांच का काम कर रही हैं। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24 लाख को पार कर गई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से देश में स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 बीमारी से एक दिन में अब तक सबसे अधिक 56,383 लोगों के ठीक होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। देश भर में अब तक 17 लाख से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और रिकवरी रेट 70% से ज्यादा हो गया है। इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का दैनिक औसत भी लगातार बढ़ रहा है। स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या की वजह से सक्रिय मामलों के साथ अंतर भी लगभग 10 लाख से ज्यादा हो चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पित प्रयासों से कोरोना मामलों में मृत्यु दर लगातार घट रही है और अब ये 1.96% रह गई है। देश में 10 राज्यों में रोजाना कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक सबसे ऊपर हैं। तमिलनाडु में रिकवरी रेट भी सबसे अधिक 81.5% है। यहां कोरोना के टेस्ट भी सबसे अधिक किए गए हैं। कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 11,813 से ज्यादा मामले आए हैं। यहां अब तक 5,60,000 से अधिक मामलों की पहचान हो चुकी है। राज्य में 1.5 लाख के करीब सक्रिय मामले हैं। वहीं कोरोना से रिकवरी रेट 69% से अधिक है। यहां अब तक 29 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। तमिलनाडु में करीब 5,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। यहां अब तक 3,14,000 से अधिक मामले आ चुके हैं और यहां रिकवरी रेट 81% से अधिक है और मृत्यु दर 1.68% है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो राज्य में 34 लाख से अधिक टेस्ट हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 9,996 नए मामले आए हैं और यहां 2.5 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में रिकवरी रेट 63.5% से अधिक है। यहां अब तक 26 लाख से अधिक टेस्ट किए गए हैं। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में 6,706 नए केस आए हैं और अब तक राज्य में 2 लाख से अधिक कोरोना के केस आ चुके हैं, जिसमें 80,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। यहां रिकवरी रेट करीब 57% है। परीक्षण की बात करें तो 18 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी 4,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,40,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट 62% से अधिक है और मृत्यु दर 1.64% है। उत्तर प्रदेश में 34 लाख से अधिक कोरोना की जांच की गई है। बिहार में बीते एक दिन में 3,908 नए केस सामने आए हैं। यहां अब तक कोरोना के 90,000 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। राज्य में रिकवरी रेट 66% से अधिक है और मृत्यु दर 0.5% से कम है। यहां अब तक 12 लाख से अधिक टेस्ट हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी 3,000 के करीब नए मामले दर्ज किए गए। यहां 1 लाख से अधिक केस आ चुके हैं और राज्य में रिकवरी रेट 73% के करीब है। पश्चिम बंगाल में 11,86,000 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। तेलंगाना में अब तक 86,000 से अधिक केस आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,931 नए केस आए हैं। राज्य में 22,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। यहाँ रिकवरी रेट करीब 73% है और यहाँ 6 लाख से अधिक लोगों के सैंपल की जांच हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 956 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,49,000 से ज्यादा हो गई है। राजधानी में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर करीब 90% है। अब तक कोविड-19 के 1,34,318 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
असम सरकार ने अनलॉक 3 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें 50% लोगों के साथ सार्वजनिक वाहनों की अनुमति शामिल है। सार्वजनिक वाहन और राज्य की बसों को 50% लोगों के साथ कोविड-19 के नियमों और सामाजिक दूरी बनाए रखने को कहा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले के अंदर सोमवार और शुक्रवार के बीच ही लोगों की आवाजाही और यात्री वाहनों को अनुमति होगी। रात 9:30 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी। नया आदेश इस महीने की 16 तारीख को सुबह 5 बजे से लागू होगा और 31 अगस्त तक जारी रहेगा। उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र 23 से 25 सितंबर के बीच होगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 26 अगस्त से शुरू होगा। सत्र की अवधि सदन की कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी, जिसकी बैठक यहां 26 अगस्त को होगी। तमिलनाडु सरकार ने गणेश चतुर्थी को लेकर गाइडलाइन जारी की है। सरकार की तरफ से लोगों को विनायक चतुर्थी घरों में मनाने की सलाह दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियों की स्थापना नहीं होगी। इसके अलावा मूर्ति विसर्जन के लिए रैली की इजाजत नहीं होगी। इस बीच गोवा सरकार ने कहा है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अपने तय कार्यक्रम के अनुसार नवंबर में ही होगा। दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर बनी हुई है। आरआर अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उनकी हालत स्थिर है। उन्हें अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही रखा गया है। पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका मस्तिष्क में रक्त का थक्का हटाने के लिए ऑपरेशन किया गया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 2,07,39,000 को पार कर चुकी है, जबकि 7,51,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां अब तक 52,42,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं ब्राजील में अब तक 31,64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,04,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस के भोजन के माध्यम से फैलने के कोई सबूत नहीं है। संगठन ने कहा है कि रूस ने जिस टीके को मंजूरी दी है वो 9 में शामिल नहीं है, जिन्हें वो परीक्षण के उन्नत चरणों में मानता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और साझेदारों ने एक निवेश तंत्र के अंतर्गत 9 प्रयोगात्मक कोविड-19 टीकों को शामिल किया है। इस बीच रूस और ब्राजील दुनिया के पहले पंजीकृत कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी के उत्पादन और विपणन में सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। भारतीय मूल के वैज्ञानिक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आनंद शंकर रे के नेतृत्व में एक टीम ने सैकड़ों नई संभावित दवाओं की पहचान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है, जो कि कोविड-19 का इलाज करने में मदद कर सकता है। जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में भारत पहले और जैविक खेती के रकबे की दृष्टि से 9वें स्थान पर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी से त्रस्त दुनिया में स्वास्थ्यवर्धक और सुरक्षित भोजन की मांग बढ़ती जा रही है और ऐसे में ये देश के किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण के लिए फायदे का सौदा है। अलसी के बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधों, चावल और दालों का भारत से जैविक निर्यात होता है। मंत्रालय ने कहा है कि किसानों को खुदरा और थोक खरीदारों से सीधे जोड़ने के लिए जैविक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जा रहा है। अब रेलवे के कर्मचारी कहीं से भी अपने सुविधा पास और सुविधा टिकट आदेश यानी पीटीओ के लिए आवेदन कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने ऑनलाइन पास जनरेशन और रेलवे कर्मचारियों की टिकट बुकिंग के लिए ई पास मॉड्यूल जारी कर दिया है। इससे रेलवे के सेवारत कर्मचारी और अधिकारी ही नहीं, बल्कि इससे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को भी आसानी होगी। भारतीय रेल किसानों के व्यवसाय को बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में कल दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन पूर्व मध्य रेल के बरौनी से टाटानगर के बीच दूध की सप्लाई के लिए शुरू की गई। रेल संबंधी स्थायी समिति ने कोरोना संकट के बाद हुई पहली बैठक में भारत में रेल नेटवर्क के विस्तार विषय पर पड़ताल की। राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली इस समिति के समक्ष रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने विस्तार से इस विषय पर प्रस्तुति दी। समिति इससे पहले इस विषय पर रेल मंत्रालय प्रतिनिधियों के साथ 20 जनवरी को भी विचार कर चुकी है। साथ ही 3 से 8 जनवरी 2020 के दौरान समिति दक्षिणी राज्यों का दौरा भी कर चुकी है, जिसमें प्रमुखता से ये विषय भी शामिल रहा है। बैठक में 2019-20 के अनुदान मांगों पर दूसरी ATR रिपोर्ट पर भी विचार किया गया। साथ ही रेल नेटवर्क के विस्तार पर काफी गहन चर्चा हुई, जिसमें 15 सांसदों ने भागीदारी की। राज्यसभा के नए सदस्यों में नरहरि अमीन ने भी पहली बार समिति की बैठक में हिस्सा लिया। कोरोना संकट के चलते 13 मार्च के बाद समिति की बैठक नहीं हो सकी थी।
राज्यसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। इससे पहले कल नामांकन भरने के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश से बीजेपी उम्मीदवार जयनारायण निषाद ने नामांकन दाखिल किया। ये सीट समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा के निधन से खाली हुई थी। वहीं केरल की एक राज्यसभा सीट के लिए लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष एमवी श्रेयम्स कुमार ने नामांकन दाखिल किया। ये सीट एमपी वीरेंद्र कुमार के निधन से खाली हुई थी। जरूरत पड़ने पर दोनों सीटों के लिए 24 अगस्त को चुनाव होगा। राजस्थान में पिछले 1 महीने से जारी राजनीतिक संकट के बीच राज्य विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा। गहलोत सरकार ने विश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज सदन में राजस्थान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अपने 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। इसमें उन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की स्थिति में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने के लिए कहा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक वेबिनार में भाग लेते हुए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर स्तर पर गुणवत्ता, पहुंच और जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी हितधारकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नामक एक पुस्तक भी दी जाएगी। राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना 2020-21 में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए किए गए परिवर्तनों ने अब चयन प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिसके चलते पिछले साल की तुलना में कम समय में ही सभी स्थान भरे जाने की संभावना जताई जा रही है। किए गए बदलाव के अनुसार अब अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च रैंकिंग संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को वरीयता दी जाएगी। वहीं न्यूनतम योग्यता अंकों को 55% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.93% हो गई। गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से महंगाई दर बढ़ी है। इससे पहले जून महीने में मुद्रास्फीति 6.23% थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर जुलाई में 9.62% रही, जो जून में 8.72% थी। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर में इजराइल और यूएई ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर दस्तखत किया है। शांति समझौते को मुकाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। समझौते के बाद यूएई और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों की नई शुरुआत भी होगी। एक संयुक्त बयान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद अल नाहयान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक सफलता से मध्य पूर्व में शांति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप इजराइल वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से को मिलाने की अपनी योजना स्थगित कर देगा। अभी तक इजराइल का खाड़ी के अरब देशों के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं था। राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिब्रू भाषा में ट्वीट करके लिखा, ऐतिहासिक दिन। और अब बात मौसम से जुड़ी खबरों की। बिहार में नेपाल से लगे इलाकों में लगातार हो रही बारिश और गंडक बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। गंडक बैराज से 2,15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया है। बिहार में 77 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 110 लोगों की जान जा चुकी है और राज्य के 30 जिलों के 56,89,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। देश के बड़े हिस्से में अगले 2-3 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम हिस्से, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। कर्नाटक के अधिकांश तटीय इलाकों के साथ ही उत्तर और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में अगले 24 घंटों में बारिश और गरज की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कोंकण और महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में अधिक बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं। उत्तराखंड में अगले 4-5 दिन तक बारिश का मौसम बना रहेगा। इस दौरान देहरादून, हरिद्वार जैसे मैदानी क्षेत्रों के साथ ही पर्वतीय जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।